जीएस पेपर, जीएस पेपर 1 हमने हिस्ट्री का सिलेबस देख लिया है, हमने सोसाइटी देख लिया है, और हम देख रहे हैं हम जियोग्राफी। ठीक है, यहाँ पे ऑफिशियल सिलेबस क्या है, कीवर्ड क्या है, इसको हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया है। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जब हम मेंस का पीवाईक्यू देखेंगे, मतलब पीवाईक्यू के साथ इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखते रहना है कि हाँ किस किस चीज़ से यहाँ पे क्या सवाल पूछा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जल, मिट्टी और वन, ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का, स्पेशली जो है भारत पे फोकस किया गया है ना। तो किस तरह से यहाँ पे पीवाईक्यू आए हुए हैं, तो ये आपको लिखना है। तो इस तरह से जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेस में भारत और उत्तर प्रदेश के जो खनिज हैं, सिंचाई, सॉइल प्रोफाइल, वन यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इन सब सारी चीज़ों पे बात करना है। तो थीम 1 होगा ये। देन ये है थीम 2, भारत में उद्योगों की जो अवस्थिति है, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब देखिए, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री का मतलब क्या है। जैसे कि जो शुगर मिल है, शुगर मिल कहाँ होगी, जहाँ पे रॉ मटेरियल होगा, यानी कि जिस जगह पे आपका गन्ना होगा। आप एक भी शुगर मिल, क्या मतलब ऐसा सोच सकते हैं कि जो है ये लद्दाख में लगी होगी या जम्मू कश्मीर में लगी होगी या हिमाचल में लगी होगी, तो कहाँ होगा। पहला फैक्टर क्या है जो उसको अफेक्ट करेगा, वो है लोकेशन। कोई भी चीज़, अगर सीमेंट इंडस्ट्री है तो वो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा नहीं सर्वाइव करेगी, ठीक है, वो सोनभद्र में कर सकती है या बुंदेलखंड में कुछ कुछ एरिया है जहाँ पे कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि आप लखनऊ में लगा सकते हैं या कानपुर में लगा सकते हैं सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट की पैकेजिंग हो सकती है, लेकिन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो उसी जगह पे होगा जहाँ पे उसका क्या मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे स्थान कैसे करेंगे, उत्तर प्रदेश के जो औद्योगिक क्लस्टर हैं वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे देखना है। फिर क्या है, भौतिक भूगोल पढ़ना है, और भौतिक भूगोल में भी लिखा हुआ है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, यानी कि अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, साइक्लोन, ओशियन करंट, विंड, ग्लेशियर, इतनी चीज़ें पढ़नी। तो अगर हम इसको एक दिन मान के चलते हैं कि भाई अर्थक्वेक और सुनामी को हम डे 1 कर लेते हैं, और इसी के साथ ये एक साथ मतलब इसको पढ़ना होता है, क्योंकि सपोज करें कि ये एरिया है, ठीक है, यहाँ पे नीचे से प्लेट्स कुछ जो है मूव करते हैं और यहाँ अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक आएगा यानी कि ये, अगर ये प्लेट ऊपर जो है मान लीजिए हिमालय के ऊपर आता है, बहुत मोटा है, तो इसको तो क्रॉस करके निकल नहीं पाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा भूकंप। बट अगर ये रॉकी माउंटेन टाइप का है या जो इंडोनेशिया वाला एरिया है, यहाँ पे आएगा, या रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर में आएगा, तो क्या होगा कि ये अर्थक्वेक यहाँ से लावा निकल के बाहर आ जाएगा, तो यही क्या बन जाएगा, वोल्केनो बन जाएगा। यही अर्थक्वेक जो है यहाँ पे समुद्र है, सी के अंदर आता है, तो क्या होता है, जैसे ही सी के अंदर आएगा, समुद्र के अंदर आएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे सुनामी आएगी। ठीक, तो इसको एक साथ पढ़ना है, ये एक कीवर्ड है, ये एक ही कीवर्ड है बस, मेंस के लिए आपको ये पढ़ना है। फिर इसके बाद साइक्लोन, साइक्लोन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, टेम्परेचर। जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पे आता है, ये है आपका इक्वेटर, तो यहाँ पूरी तरह से नहीं आएगा, थोड़ा सा इसके ऊपर, थोड़ा सा नीचे। क्यों नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि यहाँ एक संवहनी, क्या बोलते हैं उसको, कन्वेक्शन करंट चलती है, संवहनी यानी कि संवहन के माध्यम से यहाँ पे सनलाइट है, सनलाइट पानी में गिरती है, पानी से जो है सूर्य या वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा, यहाँ पे बादल बनेगा, वापस से गिरेगा, तो यहाँ पे साइक्लोन नहीं बनेगा। तो जैसे इंडिया में ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे ये हमारा इक्वेटर है, यहाँ लगभग बनता है। ठीक है, तो ये कई बार ये पूछता है कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा बनता है, अरब सागर में क्यों कम बनता है, तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है साइक्लोन हो गया, साइक्लोन एक टॉपिक है, ठीक है, इसको 1 घंटे में किया जा सकता है। इसके बाद ओशियन करंट है, ओशियन करंट में क्या है, विंड, ग्लेशियर, तो इसको हमें ओशिनोग्राफी में पढ़ना है, समुद्र के
बारे में जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी जो करंट होती हैं कहाँ पे किस तरह से वो चलती हैं, उसका कारण क्या है, तो वो सब सारी चीज़ों, जैसे अभी एल नीनो बता रहे हैं कि इस साल एल नीनो का इम्पैक्ट है, जिस वजह से रेनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि ड्राई कंडीशन ज़्यादा होगी। ठीक है, विंड, ग्लेशियर, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे देखना है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भारत के महासागरीय संसाधन, ओशनिक रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, पोटेंशियल ऑफ इंडियाज ओशनिक रिसोर्सेस। देखिए ये है हमारा भारत देश है ना, और इधर से ही नॉर्थ ईस्ट का है। यहाँ पे हम लगभग 200 नॉटिकल माइल तक इकोनॉमिक रूप से जो है हम एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं कर सकते 200, क्योंकि इधर इसको भी श्रीलंका को चाहिए कुछ। तो ये वाला जो एरिया है इसमें हम किस तरह से, पोटेंशियल क्या है, मतलब हम किस तरह से अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। और यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है नीली क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी है ना। तो जिसमें कि हम झींगा उत्पादन करेंगे, फिश करेंगे, सी फूड बोलते हैं उसको, सी फूड ग्रो करते हैं। तो सी फूड का मेडिसिनल वैल्यू क्या है, इकोनॉमी के लिए क्या है, सोसाइटी के लिए क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे, तो भारत के पास एक काफ़ी जो है लंबी तट रेखा है। तो उस तट रेखा में हम भारत के लिए क्या इकोनॉमिक रूप से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इसको देखेंगे। तो इसको मैक्सिमम 1 घंटे, मैक्स 1 घंटे में हो जाना चाहिए। फिर क्या है, ह्यूमन माइग्रेशन। अभी हमने सोसाइटी वाला मतलब जो वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो सोसाइटी में अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम में मैंने एक कीवर्ड डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था, वो था माइग्रेशन। तो माइग्रेशन और रिफ्यूजी प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड, फोकस ऑन इंडिया। तो जो सोसाइटी में हमने पढ़ा था वो है इंटरनल माइग्रेशन। यहाँ पे क्या देखना है, मानव प्रवास, भारत पर विशेष ध्यान देने के लिए दुनिया भर के शरणार्थी समस्या। जैसे अभी रोहिंग्या प्रॉब्लम हो गई थी, तो उससे क्या हुआ, इस भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है यहाँ पे काफ़ी सारे रोहिंग्या को आना पड़ा। आने से क्या हुआ कि यहाँ भाई हमारे पास भी तो लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेस की वजह से यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई। वो प्रॉब्लम क्या है कि भाई सोसाइटी में डेमोग्राफी अचानक से चेंज होने लगती है। जैसे आसाम वाला एरिया हो गया, वेस्ट बंगाल वाला एरिया हो गया, तो रिफ्यूजी से क्या समस्या होती है। अभी जैसे कि ईरान का जो युद्ध चल रहा है, तो बहुत सारे लोग क्या कहाँ जाएंगे, यूरोपियन कंट्री में जाएंगे। लेबनान में बहुत सारे लोग जो है जैसे अभी वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो रिफ्यूजी जाएंगे अपने आसपास की जो कंट्री है। तो जब किसी नई कंट्री में जाते हैं तो वहाँ की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। इसी तरह से अगर हम देखें 1971 में, 71 में क्या हुआ था कि जब पाकिस्तान के साथ जो है वार शुरू हो गया, तो ईस्टर्न पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश है अभी, क्या हुआ कि बहुत सारे लोग इंडिया में माइग्रेट करके आए। तो भारत को भी इसमें काफ़ी जो है एक्शन लेना पड़ा। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ईस्टर्न पाकिस्तान ख़त्म होकर के यहाँ पे बांग्लादेश नाम का एक नया देश बन जाता है ना। तो यहाँ पे रिफ्यूजी प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड क्या है, तो इसको फोकस करके इंडिया में रखना है। और यहाँ पे बहुत सारे रिफ्यूजी कन्वेंशन हुए हैं, इंडिया ने उसमें शामिल मतलब साइन किया है नहीं किया, ये भी चीज़ हमें वहाँ पे देखना है ना। तो ये सब सारी चीज़ें। इसके बाद जो है भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाएँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल बाउंड्रीज, फ्रंटियर एंड सीधे 2018 में इन दोनों को डिफाइन करने के लिए पूछा था कि फ्रंटियर्स और बाउंड्रीज में अंतर क्या है, सरहदें और सीमाएं। ठीक है, तो इसका ये मैक्सिमम 40 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। अंतर ये सब PYQ का ये लिखा हुआ है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे लिखा है जनसंख्या और बस्तियाँ, पॉपुलेशन, सेटलमेंट टाइप। ऊपर जो पॉपुलेशन लिखी है यानी कि सोसाइटी वाले सेक्शन में, वो क्या था, सोसाइटी वाले सेक्शन की जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी से जोड़ती है, यानी कि वो गरीबी से जोड़ती है खुद को। जबकि यहाँ जो पॉपुलेशन लिखा है ये पूछ रहा है क्या, टाइप्स, पैटर्न, पॉपुलेशन, सेटलमेंट। जैसे पॉपुलेशन सेटलमेंट का मतलब क्या होता है मैं बता दूं। जैसे सपोज करें कि ये हमारी ये उत्तराखंड है, यहाँ से गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, और ये है हमारा इधर अरावली, इधर ये थार का डेजर्ट। अब यहाँ पे जो आपका पैटर्न है किस चीज़ का, सेटलमेंट का, वो सेम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे जिन जिन जगहों पे वाटर बॉडीज़ मिलेंगी वहाँ पे लोग बसे होंगे, तो यहाँ के गांव किस तरह के होंगे, ऐसे होंगे।
कुछ कुछ जगहों पे सेटलमेंट है, बहुत दूर दूर पे लोग बसे होंगे, जबकि यहाँ पे इस तरह से नहीं है। यहाँ दोनों साइड, गंगा के दोनों साइड में पानी है, रिसोर्सेस है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे एक लीनियर जो है आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, यानी कि गंगा के दोनों किनारों पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी। एनसीईआरटी का एक मैप है, उस पर काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। एक्चुअली उसको डॉट 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 करके जो है उसने दिखाया है कि यहाँ पे पॉपुलेशन किस तरह से रह रही, ठीक है। तो इस तरह से माइग्रेशन लोकेशन के हिसाब से जियोग्राफी, देखिए जो आपका जियोग्राफी है, भूगोल है, ये इसे हम क्या कर सकते हैं, ये मदर ऑफ सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि भौगोलिक रूप से अगर आप चीज़ों को समझ लेंगे, भूगोल किस तरह से चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। भूगोल अगर जैसे वेस्टर्न जो जैसे कि पंजाब वाला एरिया है, पंजाब के लोग और बिहार के लोग, मैं किसी को मतलब कोई यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट दोनों में अंतर है। वो उसका अंतर का मेन कारण क्या है? भौगोलिक दशाएं। बिहार की जो क्लाइमेट है वो ऐसी है कि यहाँ पे जैसे कि जापानी बुखार है। आपका उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो ईस्टर्न यूपी वाला पार्ट है, वहाँ पे ये तराई बेल्ट में आ जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। ये क्या है, यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा है, क्लाइमेट ठीक है। और एक हिस्टोरिकल कारण भी मुझे समझ में आता है, वो ये है कि देखिए जो हमारा डीएनए है वो काफ़ी सारा रोल जो है प्ले करता है हमारे आज की जनरेशन में। भारत में जितने भी अटैक हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं? इधर से हुए हैं मैक्सिमम। तो सर्वाइवल के लिए इंसान को लड़ना पड़ता है। तो इसीलिए आप मतलब ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि जो आप सरदार हैं या सिख हैं, आप देखिए कि उनको काम करने का, मेहनत करने का जो जज्बा है वो बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग होता है, ज़्यादा होता है, मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। तो उसके कई सारे कारण हैं। एक तो भूगोल हो गया। अभी जैसे इंडिया में अगर बात करें तो फिर यहाँ इसको आप जोड़ेंगे जीएस पेपर 3 के ग्रीन रेवोल्यूशन से। ग्रीन रेवोल्यूशन में आप फिर एक सोशल डिवाइड की बात आती है, वो कैसे हो गया भाई? ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उससे सोसाइटी कैसे डिवाइड हो गई? पंजाब में पंजाब का किसान रिच हो गया, बिहार का किसान रिच नहीं हुआ। कारण क्या है? तो यहाँ पे जियोग्राफी से ज़्यादा, जियोग्राफी तो एक इम्पैक्ट डाल ही रही है, दूसरा इम्पैक्ट ये है इकोनॉमी। पंजाब के किसान के पास जो लैंड होल्डिंग है वो छोटी है, बिहार में बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है खेत। तो यहाँ पे आप हैवी मशीनरी का यूज़ नहीं कर सकते, पेस्टिसाइड बहुत ठीक से यूज़ नहीं कर सकते, बहुत क्वालिटी सीड नहीं ला सकते, बट जबकि यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। तो इस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फ़ायदा है वो मैक्सिमम पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी वाले रीजन में हुआ है। ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी में आपको अंतर दिखेगा। तो यहाँ पे जो रीजनलिज्म वाला जो टॉपिक है वो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, एक देश, एक प्रदेश के अंदर ही क्षेत्रवाद कैसे मतलब आ जाता है। ये आपका वेस्टर्न यूपी है या ईस्टर्न यूपी है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे चीज़ों को देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज। अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम हमने ऊपर देखा है, अर्बनाइजेशन की सामाजिक समस्या है ना, सामाजिक नहीं सोसाइटियल, ठीक है। तो यहाँ पे स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज का जो कॉन्सेप्ट है, तो स्मार्ट सिटी नहीं सर्वाइव कर सकता है स्मार्ट विलेज के बिना, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें देखना है। तो इसको मैक्सिमम 2 घंटे या 1 घंटे में ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। ये जीएस पेपर 4 का है। तो ये हमारा पूरा मैंने जीएस पेपर 1 से लेकर के, मतलब जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, सोसाइटी और जियोग्राफी, इन तीनों को एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम जीएस पेपर 2 को भी इसी तरह से जो है एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिर 3, 4, 5 देन हम क्या करेंगे, जीएस पेपर 1 का जो कीवर्ड है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज। तो मैं ये दिखाऊंगा कि भाई अर्बनाइजेशन पे यूपीपीसीएस लोक सेवा आयोग ने अभी तक कितने सवाल पूछे, ठीक है। एक बार ये हो जाएगा, फिर अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं यहाँ पे यूपीएससी के जो पीवाईक्यू है, हालांकि यूपीएससी के पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा काम नहीं आते हैं, जो कि वहाँ पे सीधे सीधे सवाल नहीं पूछा जाता है, वहाँ बहुत थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं। यूपीपीसीएस में डायरेक्ट टाइप के सवाल होते हैं कि भाई स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, ऐसा करके। तो हम यूपीएससी के जो 1 लाइनर टाइप के सवाल हैं, 1 लाइनर तो नहीं होते, बट जो डायरेक्ट सवाल हैं वहाँ पे उनको भी हम यहाँ कवर कर सकते हैं, जिससे कम से कम पीवाईक्यू का जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें ठीक से समझ में आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू।